सो वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम रिवाइज करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर सीए और सीएमए इंटरमीडिएट, दैट इज पीजीबीपी, प्रॉफिट्स एंड डील्स फ्रॉम बिजनेस ऑफ प्रोफेशन। देखो, इस चैप्टर में ना स्टूडेंट्स हम ये सीखने वाले हैं कि भाई यहाँ पर जब भी किसी पर्सन को बिजनेस या किसी उसके प्रोफेशन से इनकम होती है तो वो कौन से हेड में रिकॉर्ड की जाती है? पीजीबीपी, ठीक है। और उसमें कैसे रिकॉर्ड की जाएगी, उसको कैलकुलेट कैसे करना है, उस पर डेप्रिसिएशन रेट कैसे लगेगा, ये सब। इसमें से 110% आपको काफी हाईएस्ट वेटेज की जो है क्वेश्चन वहां पर मिलने वाले, ठीक है। तो स्टार्ट करें। अब हमारे पास इस चैप्टर का जो फर्स्ट सेक्शन है, चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 28, जो बताता है कि भाई कौन कौन सी इनकम है जो इसमें की टैक्सेबल रहने वाली है, दैट इज अ चार्जिंग सेक्शन, ठीक है। अब मैम चार्जिंग सेक्शन के लिए क्या ये याद रखना जरूरी है? नंबर ये, क्योंकि चार्जिंग सेक्शन आपको काफी बड़ा लिखना देगा एज पर सेक्शन 28 पे इस पर्सन को क्या हो रहा है, उसका इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस सेल हो गया, दैट वाज सेक्शन 28 के अकॉर्डिंग सीडीवीपी की इनकम। उसको क्या हो रहा है, उसको उसके बिजनेस से कोई प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ डालिए। ड्यूटी ड्रॉबैक का प्रॉफिट है, डालो पीजीबीपी में, ठीक है। तो ये है सेक्शन नंबर 20, दैट इज चार्जिंग सेक्शन। उसके बाद स्टूडेंट्स हम करते हैं, मैं आपको जो इसको डिटेल करवाऊंगी सेक्शन 30 से, क्योंकि हमें पता है सेक्शन 28 चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 29 हाउ टू कंप्यूट पीजीबीपी। क्या बोलता है? हाउ टू कंप्यूट पीजीबीपी। और भाई हाउ टू कंप्यूट, कंप्यूटेशन कौन बताता है? ना नाम कंप्यूटेशन हमें बताता है सेक्शन नंबर 30 से, कि रेंट की ट्रीटमेंट कैसे करनी है, रेट्स एंड टैक्सेस की कैसे करनी है, नॉट। सो लेट्स स्टार्ट इट। ओके, सेक्शन 30 स्टूडेंट्स हमें बताता है कि अगर किसी पर्सन को रेंट मिल रहा है, उसके पास कुछ रेट्स है, टैक्सेस है, रिपेयर है, इंश्योरेंस। अब एक बार रेंट मिल रहा होता तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाता। ये बताता है कि जो उसका एक्सपेंस हो रहा है, आज उसने कहीं रेंट पे किया, रेट्स, टैक्सेस, रिपेयर एंड इंश्योरेंस का पैसा कुछ दे रहा है बिल्डिंग के लिए, तो इट ऑल दोस केसेस कैसे वो जो है पीजीबीपी में उसकी कंपटीशन होगी। तो सेक्शन 30 एक दो पर्सन दो तरीके में हो सकता है, दो कैटेगरीज में डिवाइड होगा। या तो वो पर्सन ऑनर है या वो पर्सन टेनेंट है, यानी या तो वो उस जमीन का, उस बिल्डिंग का, मैं यहाँ पे बेसिकली सेक्शन 30 फॉर द बिल्डिंग, तो या तो वो उस बिल्डिंग का मालिक है या उस बिल्डिंग का किराएदार है। अब फिर अगर वो मालिक है तो क्या उसने कहीं रेंट पे किया होगा? नहीं, तो रेंट उसको नॉट अलाउड रहता है। ये नोट्स डाउनलोड करने हैं तो नीचे चेक करो, प्ले स्टोर पे मेरी ऐप का नाम आ रहा है आयुषी बचत क्लासेस, वहां पर जाकर ऐप इंस्टॉल कर लो। दीज नोट्स आर अवेलेबल इन द फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन, ठीक है। रेट्स एंड टैक्सेस, यानी जो वो टैक्स या ड्यूटी पे कर रहा है, हाँ भी अलाउड है, क्योंकि जो ऑनर है उसने पे किया, चाहे टेनेंट है उसने पे किया, टैक्स पे भी अलाउड। अगर रेंट टेनेंट पे करेगा तो अलाउड होगा, क्यों? क्योंकि उसने सच में किया होगा। रेट्स एंड टैक्सेस कोई भी पे करे, चाहे ऑनर चाहे टेनेंट, दोनों पर अलाउड रहेगा। इंश्योरेंस करवा रहा है भाई, इंश्योरेंस तो करवाई गया ना। अब वो एज एन ऑनर उस बिल्डिंग का इंश्योरेंस करवा रहा है, चाहे वो एज ए टेनेंट करवा रहा है, जेन्युइन खर्चा है, अलाउड। रेवेन्यू रिपेयर, रेवेन्यू रिपेयर का मतलब होता है हिंदी में नॉर्मल आगे बोलो छोटा मोटा रिपेयर करवा लिया, ठीक है। भीतर से कोई कील निकल गई थी, कुछ है, ठीक करा दी। अब स्टूडेंट्स चाहे कोई ऑनर है वो तो करेगा ही रिपेयरिंग, तो अलाउड है। चाहे कोई टेनेंट भी है ना, वो भी कितना खर्चा तो कर ही देता है। आप भी वहाँ रह रहा है, वो बिल्डिंग यूज कर रहा है उसके बिजनेस के लिए, तो हाँ वो कर देता है, सो दैट विल बी अलाउड। बट अब आता है इसका मेन ट्विस्ट, कैपिटल रिपेयर। कैपिटल रिपेयर क्या अलाउड होता है? नहीं होता। अच्छा, ऑनर होता हुआ नहीं होता, क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स कैपिटल रिपेयर यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर, और वो कभी भी अलाउड नहीं होता। बल्कि क्या होता है, चाहे वो एज एन ऑनर वो खर्चा करे, चाहे एज ए टेनेंट करे, दोनों ही केसेस में उस पर क्या मिलता है, उसको हम कॉस्ट ऑफ असेट में ऐड करते हैं और फिर उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, ठीक है। सेक्शन 32 यानी कैपिटल रिपेयर का जब एक्सपेंडिचर किया है, वो जब आप पीजीबीपी बिजनेस का प्रॉफिट निकालोगे तो उसमें से अलाउड नहीं होगा। 10 लाख रुपए का कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, नॉट अलाउड, कॉस्ट में ऐड करो, उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक। फिर आता है सेक्शन 31, सेक्शन 30 लाख से मेरी बात सुनो। सेक्शन 30 बिल्डिंग के लिए, पहले बिल्डिंग आएगी, फिर उसमें प्लांट मशीनरी या फर्नीचर रखोगे, ऑब्वियसली ना, ऐसा तो है नहीं, प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर अच्छी सी कुर्सी टेबल लेके खड़े हो गए और बिल्डिंग नहीं है कोई, बाकी सड़क पे रखेंगे इसको, नहीं ना। तो पहले सेक्शन 30 से बिल्डिंग आई, सेक्शन 31 में आया प्लांट मशीनरी एंड फर्नीचर, ठीक है। कौन सा खर्चा है? रेंट, अगर वो रेंट पे करना है फॉर द प्लांट एंड मशीनरी एंड फॉर द फर्नीचर, फॉर ऑनर होगा, उसका मालिक है तो
कर ही नहीं रहा होगा तो नॉट अलाउड। टेनेंट को अलाउड है, इंश्योरेंस दोनों पर अलाउड है, रेवेन्यू दोनों पर अलाउड है। कैपिटल रिपेयर अगेन सेम कि नॉट अलाउड, कॉस्ट ऑफ असेट में वो ऐड हो, ठीक है। सेक्शन 30 और 31 के जो हर एक्सपेंसेस है स्टूडेंट्स वो सब तब अलाउ होंगे अगर वो बिजनेस और प्रोफेशन के लिए हो रहे, अपने घर के नहीं, ठीक है। अब बात आई मैम ये टेनेंट को कब से कैपिटल रिपेयर जो है अलाउड होने लग गया, अलाउड होता है। एक्चुअली क्या मान लेते हैं स्टूडेंट कि उसने मान लो कुछ ना 1 लाख रुपये का कैपिटल एक्सपेंडिचर करा उस पर, तो हम मानते हैं ये पूरी बिल्डिंग है, ध्यान से मेरी बात समझना, ये ऑनर की बिल्डिंग है, लेकिन हम मानते हैं यहाँ पर कि मान लो अगर इस वाले एरिया में, इस पर्टिकुलर एरिया में ये कैपिटल एक्सपेंडिचर उसने किया है टेनेंट में, ठीक है, तो ये टेनेंट के लिए डीम्ड बिल्डिंग बच जाएगी। और जब उस डीम्ड मतलब है नहीं लेकिन हम मान देंगे तो उस पर जो डेप्रिसिएशन होता है वो भी टेनेंट को ही अलाउ होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 32, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन। पीजीबीपी का क्वेश्चन आया, डेप्रिसिएशन नहीं पॉसिबल नहीं है ना। चलो तो देखते हैं। अब स्टूडेंट्स डेप्रिसिएशन में काफी सारे टॉपिक्स हैं जिनको क्या किया है मैंने आपको से हाईलाइट कर दिया। पहला आता है कौन सी कंडीशंस हैं दो जो कि डेप्रिसिएशन क्लेम करना है तो कंडीशंस फुलफिल होनी पड़ेंगी। पहली बात तो असेट जो है वो बिजनेस या प्रोफेशनल पर्पस के लिए जो है यूज हुई हो। अब चाहे वो यूज एक्टिव यूज हो चाहे पैसिव यूज हो। एक्टिव और पैसिव मतलब एक्टिव मतलब बिजनेस में यूज हो गया, पैसिव मतलब लाइक अ फायर एक्सटिंग्विशर यूज नहीं होते, ना कोई करना चाहता ना किसी को करना पड़े यार, लेकिन वो बिल्डिंग के है उसके पास, पैसिव यूज है उसका, रखा हुआ है, हो सकता है काम हो ना हो, ठीक है। सो दैट इज चाहे एक्टिव यूज हो पैसिव यूज हो, बिल्डिंग जो भी एक्सपेंडिचर है वो है बिजनेस और प्रोफेशन के लिए तो उस पर डेप्रिसिएशन जो है चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे स्टूडेंट्स स्पेयर पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे पेचेस होते हैं या टूल्स हो गए कुछ, ठीक है, यूज हो रहे नहीं हो रहे, पैसिव यूज जा रहा होगा तो वो भी अलाउड है, डेप्रिसिएशन अलाउड होगा। असेसी जो है उसका ऑनर होना चाहिए, चाहे ऑनर हो चाहे जैसे भी बात करी हमने कि कैपिटल रिपेयर करके बिल्डिंग का वो डीम्ड ऑनर बन गया, चाहे वो डीम्ड ऑनर हो बट ऑनर होना चाहिए, फुली वो पार्टी हो, उसी बेसिस पर उसको डेप्रिसिएशन मिलेगा। अब डेप्रिसिएशन सिर्फ तब अलाउड होता है अगर ऐसी बेनिफिशियल ऑनर होता है। बेनिफिशियल ऑनर का मतलब होता है कि उस असेट से मान लो कोई बिल्डिंग है, ठीक है, अब उससे जो बेनिफिट होगा वो उस ऑनर को होगा, ये नहीं कि उसके सिर्फ नाम पर चढ़ी हुई हो, लीगल नहीं बेनिफिशियल ऑनर होना चाहिए। मैंने क्लास तो सब करवा रखा है, आपको ध्यान होगा। लीज के केस में डेप्रिसिएशन जो है वो हमेशा लेसर चार्ज करता है, क्यों? क्योंकि लेसर ही ऑनर होता है। अब एफएफ पे मत चली जाना कि अरे वो कौन सा ऑपरेटिंग लीज फाइनेंशियल लीज टैक्स ऐसा कुछ नहीं कहता कोई सी हो, लीज पे कुछ दिया है तो ऑनर ही जो है वो ही डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है। हायर परचेज के केस में असेसी को ऑनरशिप सिर्फ तब मिलती है स्टूडेंट्स जब वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर सकता है, लेकिन हमें पता है उसने परचेज कर लिया, वो स्टूडेंट्स ऑनर जो असेसी है वो स्टार्टिंग से ही अंतिम करेगा कि मैं ऑनर हूँ और स्टार्टिंग से ही डेप्रिसिएशन क्लेम करने का, यानी जिस दिन उसने पहला जो है डाउन पेमेंट करी वो तभी से जो है उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है। अगर मान लो असेट जो है वो पार्शली ऑन है आधी राम की आधी शाम की तो डेप्रिसिएशन जो है वो उसको उसके शेयर के अकॉर्डिंग क्लेम कर सकता है। अगर स्टैंड बाय मशीनरी है, स्टैंड बाय मशीनरी यानी रखी हुई है बस जरूरत पड़ी तो यूज करेंगे वरना नहीं, कोई एमरजेंसी स्पेयर्स है कि जरूरत पड़ गई तो करो यूज नहीं, तो डेप्रिसिएशन जो है स्टूडेंट्स वो रेडी तो है ना यूज करने के तो भी अलाउ होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है नॉर्मली कहते हैं भाई असेट मस्ट बी पुट टू यूज, यहाँ पर स्टैंड बाय मशीन या इमरजेंसी स्पेयर्स के केस में बोला अगर दे आर इवन रेडी फॉर यूज तो डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड। क्लियर? सेकंड हमारे पास टॉपिक आता है इसमें डेप्रिसिएशन में सेक्शन 32 में क्लासिफिकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट, ठीक है। कितनी तरीके की क्लासिफिकेशन थी? दो, टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट। याद रखना स्टूडेंट्स, पीजीवीपी के चैप्टर को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करवाऊंगी, एक पार्ट आज और एक पार्ट कल की क्लास में, ठीक है। चल सो टेंजिबल एसेट एंड द इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट में आगे 3 क्लासेस आती है। कौन सी क्लास मैंने आपको पढ़ाई थी? क्लास नंबर 1 बिल्डिंग, क्लास नंबर 2 फर्नीचर एंड क्लास नंबर 3 प्लांट एंड मशीनरी। सेकंड इनटेंजिबल एसेट दैट इज क्लास नंबर 4, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है सेक्शन 32 में रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन। अच्छे से याद कर लेना, क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ओके। यहाँ पे फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन। देखो हमें पता है जैसे बिल्डिंग के केस में स्टेट नंबर देखिए तारीख, रेजिडेंशियल है तो 5% का रेट, जर्मन है तो 10 का, टेम्परेरी स्ट्रक्चर है तो उसके बाद हमने पढ़ा था कि 40% का रेट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे सारे रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन दिए हुए। तो सेवा टाइम मैं ये रिवाइज नहीं करवा रही क्योंकि रेट्स तो जो है वो आपको याद है, अदरवाइज इसको आप तो जस्ट एक सिंपल रीडिंग देगी, ठीक है।
सो आते हैं हमारे टॉपिक पर। हर एसएससी के लिए मैंडेटरी है याद रखना टू क्लेम द डेप्रिसिएशन। ये नहीं है हम तो डेप्रिसिएशन क्लेम करना चाहते हैं तो करेंगे, अदरवाइज कौन पूछेगा, नहीं, नोटिस आ जाता है तो इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल एसएससी टू क्लेम द डेप्रिसिएशन। अब स्टूडेंट जो EPABX की मशीन होती है या जो मोबाइल फोन्स है, ध्यान रखना कंप्यूटर्स पर 40% का डेप्रिसिएशन मिलता है, लेकिन मोबाइल फोन्स और EPABX की मशीन को कंप्यूटर नहीं माना जाता, इसीलिए 40% का जो डेप्रिसिएशन है वो ये पर नहीं मिलता। बहुत बार इस पे से क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या ये कंप्यूटर है या क्या इन पर 40% का डेप्रिसिएशन रेट है, तो नहीं है, दे आर नॉट एलिजिबल। क्लियर? इनटेंजिबल एसेट्स का क्या मतलब होता है? कोई नॉलेज है, किसी के पास नो हाउ, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी या कोई भी बिजनेस और कमर्शियल राइट, लेकिन गुडविल इसमें नहीं आती, बट अदर देन द गुडविल ऑफ द बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, तो गुडविल को इसमें हम जो है क्या नहीं लेंगे। कहीं पे गुडविल दी हुई है तो उस पर प्लीज जो है डेप्रिसिएशन मत लगाना। ओके, डेप्रिसिएशन रेट जो है स्टूडेंट, चाहे वो कंप्यूटर हो चाहे कंप्यूटर एक्सेसरीज हो, सबके लिए सेम है, दैट इज 40%। यानी एसएससी यानी UPS, प्रिंटर, स्कैनर कुछ भी है, 40% का डेप्रिसिएशन अब होता है। डेप्रिसिएशन तब मिलता है अगर एसेट एक्चुअली पुट टू यूज करी है, नॉट जस्ट फॉर रेडी टू यूज। मैम वो स्पेयर पार्ट्स दैट पर देख सकते हैं, स्पेयर पार्ट्स और स्टैंड बाय मशीनरी को रेडी टू यूज पे भी डेप्रिसिएशन मिल जाता है। एज पर सेक्शन 43 सबसेक्शन 3 ऑफ इनकम टैक्स 1961, प्लांट वे सिर्फ ये नहीं है भाई जो प्लांट है मशीनरी है वही नहीं, चाहे कोई शिप है, व्हीकल्स है, बुक्स है, साइंटिफिक अपैरेटस है, सर्जिकल इक्विपमेंट्स है, अगर वो बिल्डिंग जो बिजनेस और प्रोफेशन के यूज हुए हैं, सो दे आर अलाउड फॉर डेप्रिसिएशन। लेकिन जो लिविंग बींग्स हैं लाइक द टी बुशेस, लाइफ स्टॉक, वो नहीं आएंगे। बिल्डिंग फर्नीचर एंड फिटिंग इसमें नहीं आएगा, उनकी अपनी अपनी क्लासेस है। और टी बुशेस, लाइफ स्टॉक, दे आर एक्चुअली द एसेट ऑफ द बिजनेस बट दे आर नॉट डेप्रिशिएबल, दे आर द लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट टॉपिक आता है मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। देखो स्टूडेंट, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन ध्यान से सुनना, काफी बार आपको कंफ्यूज हो जाते हो, मैं क्लास में भी आपको बोलती हूँ, इसको ध्यान से सुनो अच्छे से। ठीक है, अगर तो बिजनेस जो है, बिजनेस है जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, सिर्फ जनरेट करनी है पावर या जनरेट करके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पावर, तो ऑप्शन दे दिया एसएससी को, या तो SNN फॉलो कर लो या WDV। लेकिन अदर एसएससीज को हमेशा सिर्फ और सिर्फ WDV फॉलो करना है, दे डोंट हैव द ऑप्शन ऑफ द SNN। डेप्रिसिएशन का क्या सिस्टम भाई, मतलब ये SLM और WDV क्या है? WDV का मतलब होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ये जब भी लगेगा तो पूरे ब्लॉक ऑफ एसेट पर लगेगा। ब्लॉक ऑफ एसेट का मतलब होता है ऐसी एसेट्स जिन पर सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लग रहा है विद इन द सेम क्लास ऑफ एसेट। लाइक फॉर एग्जाम्पल तो प्लांट एंड मशीनरी की क्लास हो गई, ठीक है। अब उस क्लास में ऐसी एसेट्स जिस पर की जो 40% वाला डेप्रिसिएशन है उसको एक लॉफ्ट मारकर उस पर डेप्रिसिएशन अप्लाई करें, ठीक है, जो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में मैंने समझाया हुआ है। उसके बाद किसी ने अगर स्टूडेंट मेरे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डोंट वरी एट ऑल, आपको कहीं कोई डाउट आ रहा है डेफिनेटली यू कैन आस्क मी आउट, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी है, आप वहाँ भी पूछ सकते हो। SLM मेथड क्या होता है कि इंडिविजुअल एसेट सिस्टम है, अलग अलग एसेट्स पर आपको अलग अलग अप्लाई करना है। ये नॉर्मली पावर यूनिट्स पे लगता है। क्यों? क्योंकि सर पावर यूनिट्स कोई भी जो है ऑप्शन दिया WDV या SLM ले लो और किसी को नहीं। आप कैसे करेंगे ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट, उसका तरीका देखो। आपको हमेशा इसी तरीके से क्वेश्चन का फॉर्मेट बनाना है। पहला ओपनिंग WDV जो भी रिटन डाउन वैल्यू मेथड है उसमें मतलब ये WDV वाला फॉर्मूला बता रही हूँ मैं, उसमें ऐड कर दो जितनी भी परचेज करनी। अब परचेजेस जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर, 3 में डिवाइड करो। ए जो 180 डेज या ज़्यादा के लिए करी फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, लेस देन 180 डेज क्योंकि हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हो जाएगा। एक्वायर कर ली लेकिन पुट टू यूज नहीं करी, उन पर डेप्रिसिएशन मिलेगा ही नहीं, तो तीनों को अलग तरीके से लिख लें, ठीक है। पुट टू यूज 180 डेज और मोर, लेस देन 180 स्पेंड 79 और उससे कम, या एक्वायर बट नॉट पुट टू यूज। उसमें से जो सेल कर भी गई ना उसको माइनस कर दो। सेलिंग प्राइस लिखना है उसका, सेलिंग प्राइस, ठीक है, मनी पेएबल या नहीं, जितनी जो है हमें उसके लिए मनी मिलेगी उस बंदे ने पे करी है। लेस कर दो स्टूडेंट वो WDV ऑफ असेट्स जो कि स्लम्प सेल में ट्रांसफर हुई है। क्यों? क्योंकि भाई उस पर अलग से जो है पूरा कैलकुलेशन अलग होगी है, ठीक है। फिर हमारे पास WDV आ जाएगा उस ब्लॉक का, उसमें से स्टूडेंट जितना भी डेप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउ होगा जैसे रेट्स के अकॉर्डिंग वो माइनस कर दो तो आ जाएगा क्लोजिंग WDV ऑफ ब्लॉक, ठीक है। अब मैम ये WDV ऑफ ब्लॉक का डेप्रिसिएशन कैसे होगा? अगर स्टूडेंट्स उसने एक्वायर करी बट नॉट पुट टू यूज टू नो डेप्रिसिएशन, एक्सेप्शन क्या होगी? स्टैंड बाय इक्विपमेंट्स वगैरह,
असेट जो है वो लेस देन 180 डेज के लिए तो हाफ रेट और फुल के लिए है तो फुल रेट डेप्रिसिएशन हो गया। अब स्टूडेंट, अगर कोई असेट ऐसी है जो करंट प्रीवियस ईयर में एक्वायर ये खरीद रही लेकिन यूज नहीं करी, तो डेप्रिसिएशन जो होता है स्टूडेंट्स उस पर अलाउड नहीं होगा, लेकिन हाँ उसको हम ब्लॉक ऑफ असेट में ऐड करेंगे। डेप्रिसिएशन अलाउड करना इज डिफरेंट थिंग। आप कह रहे हो उसका ईयर एंड ईयर हुआ है, अच्छा उसको अलाउड करो, हाँ बट वो आपकी असेट तो बनी गई है ना, असेट में तो उसको ऐड करो, डेप्रिसिएशन मत देना अगर यूज नहीं। ठीक है। अब मैम ये जो माइनस होना था मनी पेबल्स, क्या होना था? मैंने बोला सेलिंग प्राइस होगा, एफएमवी नहीं होगी। फेयर मार्केट वैल्यू में सेलिंग प्राइस माइनस होता है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको मिलता है पॉइंट। अगर एसएससी ने बिल्डिंग ट्रांसफर कर दी तो एक्चुअल सेल प्राइस शेल बी रिड्यूस, उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू रिड्यूस नहीं होगी, सेल प्राइस होगा। अरे भाई कुछ भी एसेट है तो प्लीज सेलिंग प्राइस ही माइनस करना, एफएमवी या एसडीवी नहीं। अगर सेक्शन 50 लग गया तो फिर वो अलग बात है, कैपिटल गेन निकालना है तब एसडीवी को जो है हम कंसिडर करते हैं, बट नॉट फॉर दिस पर्पस। मनी पेबल का मतलब होता है जितना भी अमाउंट उसको मिल रहा है, अदर इट्स सेलिंग प्राइस या अगर इंश्योरेंस कंपनी ने लिया तो इंश्योरेंस कंपनसेशन बराबर सब। ठीक है। फिर है सेक्शन 32 क्लॉज नंबर 1 प्रोवाइजो। प्रोवाइजो का मतलब होता है अभी जो मैंने आपको प्रोविजन पढ़ाया उसका एक सेक्शन। उन्होंने कहा अगर एसेट जो है वो लेस देन 180 डेज के लिए यूज हुई है तो उस पर सिर्फ और सिर्फ 50% का डेप्रिसिएशन लगता है, लेकिन ये जो 50% कर दिया, 50% मतलब हीरा है 50 नहीं, मतलब मान लो किसी का डेप्रिसिएशन रेट है 10%, तो 10% का 50%, यानी उसको सिर्फ 5% मिलेगा इफ दैट एसेट इज यूज्ड टू फॉर लेस देन 180 डेज। सब्जेक्ट रेट का 50, रेट का आधा। ओके यस। अच्छा, हर साल कम नहीं, रिस्ट्रिक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ ईयर ऑफ एक्विजिशन में अप्लाई होती है और में नहीं। फिर अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ सेक्शन नंबर 50। हम यहाँ क्यों पढ़ा रहे हो सेक्शन 50? अगर आपने यहाँ पढ़ लिया तो आपके लिए ये सेक्शन को समझना बहुत इजी हो जाएगा। कई स्टूडेंट्स इसको डायरेक्ट कैपिटल गेन में पढ़ते हैं, but I will definitely suggest you please study it with the PGBP chapter. Okay. Section 50 capital gain on sale of depreciable asset. देखो, अगर कोई भी पर्सन अपनी कैपिटल असेट को सेल कर रहा है और ये वो कैपिटल असेट है जो कि उसकी ब्लॉक ऑफ असेट का पार्ट है, यानी उसके पीजीपीपी का पार्ट है। ठीक है। सो डेप्रिसिएशन जो है उसको अलाउड रहेगा और इनकम जो उसको आएगी सेल करने से उसको बनेगी कैपिटल गेन की इनकम। आपको बहुत बार कंफ्यूजन होता है कैपिटल गेन बनेगा, हाँ जी वो कैपिटल गेन बनेगा, बट उस पर डेप्रिसिएशन ही अलाउड होगा। ठीक है। अब उसकी जो कैलकुलेशन है मैंने यहाँ पर आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, जो भी डेप्रिशिएबल असेट्स हैं, जहाँ पर कुछ असेट्स को सेल करा, एक ब्लॉक था उसमें से कुछ असेट्स सेल हुई, सेकंड का सिचुएशन जहाँ पे सारी असेट्स सेल हो गई और ब्लॉक खत्म हो गया। ठीक है। पहला पढ़ा रही हूँ जहाँ पर सम असेट्स आर सेल फ्रॉम द ब्लॉक ऑफ असेट्स। इसमें भी कुछ सिचुएशंस है। पहली सिचुएशन जहाँ पर स्टूडेंट्स हमें ये लग रहा है कि भाई वो जो सेल कंसिडरेशन मिला है ना, ठीक है, when sales consideration on such asset sales reduced from the written down value of the block of assets। मतलब ये क्या कह रहे हैं? देखो स्टूडेंट, यहाँ पर इन्होंने कहा, ध्यान से समझना, ये कह रहे हैं ऐसा केस जब बिल्कुल सिंपल केस है, मतलब कुछ भी यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि अरे ठीक है परचेज करनी ही कर लिया, वो नहीं। पर्सन को मान लो एक उसके पास कैपिटल असेट थी 1,50,000 में उसने सेल करे, तो सेल कंसिडरेशन आ गया। अब इसमें से मुझे देखना है मेरे को कैपिटल गेन कितना हुआ, तो ये देख लो ना कितना कितना सामान जो में जा रहा है। इसमें से स्टूडेंट जो ओपनिंग WDV थी उस ब्लॉक की वो माइनस कर दो, मान लो सपोज इट 75,000। ठीक है। अब हमने ये असेट जो है वो परचेज एक्चुअली में कितनी करी थी, सपोज 15,000 रुपए की। ठीक है। तो बाकी का जो आ गया उसको फायदा हो गया ना, तो दैट इज द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। समझ आ गया स्टूडेंट्स? बताओ कोई भी यहाँ पर आपको डाउट है? नहीं क्या? सिचुएशन 2 अब हमारे पास स्टूडेंट्स आती है कि जहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए असेट्स इस तरीके से ट्रांसफर हो रही है कि जब हमने देखा तो भाई उस पर कुछ भी कैपिटल गेन नहीं आ रहा। अगर ऐसा है तो स्टूडेंट नॉर्मल डेप्रिसिएशन वहाँ पर हम देंगे, यानी व्हेन नेट सेल कंसिडरेशन ऑन सच असेट सेल इज रिड्यूस्ड फ्रॉम द रिटन डाउन वैल्यू। हमने नेट सेल कंसिडरेशन क्या किया स्टूडेंट? सेल कंसिडरेशन निकाला, उसमें से WDV माइनस करा। ठीक है। अब हमें ये पता चल गया कि भाई यहाँ पर रिटन डाउन वैल्यू माइनस करने के बाद क्या हो रहा है, इज नॉट नील। इसका मतलब स्टूडेंट्स वहाँ पर कुछ भी कैपिटल गेन नहीं आ रहा और हम उस पर नॉर्मल डेप्रिसिएशन जो है लाते हैं। सही से समझना है मतलब और अच्छे से पढ़ना है तो स्टूडेंट जो मैंने आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन उसके रिगार्ड में करवाए हैं प्लीज वो पढ़। ठीक है।
अगर आप चाहते हो कि मैं यूट्यूब पे ही, फेसबुक पे ही आपको ये जो है इसके क्वेश्चन करवाती हूँ, तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, मैं डेफिनेटली वो भी करवा दूँगी। साथ ही साथ वीडियो अगर अभी तक लाइक नहीं कर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दो, ठीक। अच्छा हाँ, मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना स्टूडेंट, बहुत सारे सेशन आपके पास आने वाले हैं। सेकेंड, यहाँ पर असेट जो है ब्लॉक था, सारी असेट सील हो गई, असेट ब्लॉक जो है दैट सीज टू बी एग्जिस्ट, अब है ही नहीं वो। तो ये आती है सिचुएशन नंबर 3। अगर होल ऑफ द ब्लॉक ऑफ असेट इज सी, सारा सोल्ड आउट हो गया, 10 सेट थी, 10 की 10 दिन, और हमें ये पता चल रहा है कि भाई ये जो सेल कंसिडरेशन है जितने में सेल हुई है वो WDV से लेस है। मतलब WDV यानी ओपनिंग WDV प्लस जितनी असेट्स हमने ली है, इन बेसिकली मीन, मान लो स्टूडेंट्स सेल कंसिडरेशन में 75,000, लेकिन ओपनिंग WDV प्लस जितनी असेट्स ली है वो मिलाकर आ रहा है 80,000। तो इन दैट केस स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि भाई वहाँ पर जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया। क्योंकि हमने असेट्स को सेल किया 75,000 में, जबकि वो असेट्स की वैल्यू थी 80,000, तो हाँ वो होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। अब ऐसे केसेस में स्टूडेंट कोई भी डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा, ठीक है। सिचुएशन नंबर 4, अगर कैपिटल गेन हो रहा है ऐसे, यानी जब हमें ये पता चलता है पूरा ब्लॉक खत्म हो रहा है बट सेल कंसीडरेशन आ गया 80,000 रुपये, और जो WDV आ रही, टोटल वैल्यू आ रही है सेट्स की, दैट इज 75,000। सो इन दैट केस स्टूडेंट दैट इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो ये 5,000 रुपये का फायदा हो गया, ठीक है। ये था स्टूडेंट्स हमारे पास तरीका, जब भी हमने देखना है कैसे उसको हम कंप्यूट करेंगे सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आता है सेक्शन 32 क्लॉज नंबर 1। सेक्शन 32 सबसेक्शन नंबर 1 क्लॉज नंबर 2 दैट इज एडिशनल डेप्रिसिएशन। इसमें से क्वेश्चन मिलेगा 100%। एडिशनल डेप्रिसिएशन में से MCQs में भी क्वेश्चन आता है और नॉर्मल प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो आता ही रहता है। ये क्या कह रहा है, डेप्रिसिएशन तो भाई आप ले लो, बट साथ के साथ सर मैम सही लीजिए आपको कुछ एडिशनल एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन भी दे रहे हैं, एक्स्ट्रा रिवार्ड भी दे रहे हैं। कब मिलेगा, अगर वो जो असेसी है वो किस बिजनेस में लगा है, वो कोई आर्टिकल मैन्युफैक्चर करता है यानी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है, या वो पावर को जनरेट कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इन दैट केसेस उसको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। कितना, तो एक ही रेट है सबके लिए, दैट इज 20%, ठीक है। लेकिन कुछ असेट्स ऐसी है जिस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। सिंपल सी बात बोलो तो जो पहले सीधा फैक्ट्री में यूज ना होकर कहीं और यूज हुई है, सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी पर नहीं मिलेगा। कोई भी प्लांट एंड मशीनरी जो ऑफिस प्रीमाइसेस या रेजिडेंशियल अकोमोडेशन में आपने उसको इंस्टॉल किया, नहीं फैक्ट्री में इंस्टॉल, ठीक है। मतलब बिजनेस पे करो, ऑफिस में या रेजिडेंशियल अकोमोडेशन में नहीं, बिकॉज हमें पता है वहाँ कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती। स्टूडेंट जो भी शिप्स, एयरक्राफ्ट एंड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स है, इन पे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। और ऐसी प्लांट एंड मशीनरी जिसपे किसी भी वजह से कोई भी रीजन, सेक्शन 35 और आइदर एनी रीजन 100% रिडक्शन मिल रही थी, तो भाई इस पर तो एडिशनल डेप्रिसिएशन बिल्कुल नहीं थी। क्या एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% का डेप्रिसिएशन हर साल मिलता है? नहीं। जिस साल आपने उसको पुट टू यूज किया है, इन द फर्स्ट ईयर व्हेन यू पुट टू यूज दैट असेट, तो उस केस में स्टूडेंट 20% का डेप्रिसिएशन एडिशनल मिलता है। लेकिन मान लो पर्सन ने जनवरी में जो है उसको पुट टू यूज किया, यानी लेस देन 180 डेज, तो 10% का डेप्रिसिएशन इस साल में और 10% का नेक्स्ट ईयर। क्लियर? अच्छे से कर रखा है सब कुछ? यस। अब स्टूडेंट्स जो फोर्कलिफ्ट ट्रक होते हैं जो कि फैक्ट्री में यूज होते हैं, वो हम ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं मानते, ठीक है। तो वो एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए एलिजिबल है, याद। जो बिजनेस होता है ना, प्रिंटिंग या प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग का, अब ये माना जाता है कि वो भी मैन्युफैक्चरिंग का ही केस है, तो उस पर भी एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है। एडिशनल डेप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ तब अलाउड होगा अगर असेसी जो है WDV मेथड फॉलो कर रहा है, यानी अगर कोई पावर यूनिट है वो SLM मेथड फॉलो कर रही है तो उसको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। इसके बाद बात आती है सेक्शन 43। हाँ, डेप्रिसिएशन का बस इतना ही था। सेक्शन 43 सबसेक्शन नंबर 1 ये कह रहा है एक्चुअल कॉस्ट होती क्या है असेट की। आपने असेट खरीदी, उस पर कुछ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगे, इंस्टॉलेशन चार्जेस लगे, तो कौन सी जो वैल्यू है वो हम मानेंगे, पर कितनी वैल्यू पे असेट खरीदी गई थी। क्या हम कहते हैं ना, सेल कंसीडरेशन माइनस उसकी जो वैल्यू है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। भाई वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालनी है, सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 हमें बताया है। करे इसको भी आइए। तो स्टूडेंट जो भी हमारा परचेज प्राइस है उसमें से अगर कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस है, कोई ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंडिचर पे किया है, ट्रायल रन के लिए ठीक है, हम इसको चलाकर देखेंगे, उस पर कुछ खर्चा आया, कोई टैक्सेस और ड्यूटीज पे करेंगे, ठीक है। अगर वो वापस नहीं मिल रहे, लाइक GST वाला है वापस ले रहे हो, ITC तो नहीं कह रहे। इंटरेस्ट
और लोन इंटरेस्ट जो भी पे आउट कर रहे हो लोन पर, लेकिन वो उस डेट तक का जो भी आपने असेट एक्विजिशन के लिए आपने लिया था, बट किस डेट तक का, जिस दिन असेट फर्स्ट टू यूज हुई है, क्योंकि तब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ रहा था, बाद में जो है उसकी इंटरेस्ट की अलग से आपको एलिजिबल होते हैं उसका एक्सपेंडिचर पे करना चाहिए, ठीक है। सो आपको डेट ऑफ असेट फुट टू यूज उस डेट तक का जितना भी इंटरेस्ट है लोन पर, that loan must be taken for acquisition of asset, not for any marriage purpose or not for any function purpose. So in that case, that will be allowed. ठीक है। माइनस क्या करोगे, आपने ना कोई ट्रायल रन लिया था, ट्रायल रन क्या होता है कि भाई हम पहले भी वही दो प्रोडक्ट ऐसे ही बना के देखते हैं कि सही से बन रहा है, ऐसा हम हमारा महंगा प्रोडक्ट डाल दें, बने ना सही और नुकसान है। उस ट्रायल रन से एक प्रोडक्ट निकला, उस प्रोडक्ट को 100 रुपये में सेल कर दिया, तो भाई फायदा हो गया ना, तो उसको कॉस्ट का पार्ट मत मानो, उसको माइनस कर दो, ठीक है। कोई भी सब्सिडी या ग्रांट गवर्नमेंट ने ली है असेट को एक्वायर करने के लिए, थी वो भी माइनस हो जाएगी, तो बाकी जो बचा एक्चुअल कॉस्ट आ गई। और एक बात बताओ मैम, कैश में खरीद रहे नहीं, स्टूडेंट्स असेसी अगर कोई भी एक्सपेंडिचर इंटर करता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ तब वो एक्सपेंडिचर अलाउ होता है अगर उसने क्या किया है। देखिए ध्यान से मेरी बात यहाँ पे सुनना, वेयर एनी असेसी इनकम एनी एक्सपेंडिचर फॉर एक्विजिशन ऑफ एनी असेट और पार्ट देयरऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ विच payment of aggregate of payment made to a person in a day otherwise than that अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, इससे कितनी मर्जी पेमेंट कर देना अलाउ करेंगी, या फिर जो हमारे पास नए यूज ऑफ प्रिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड्स आए उनसे पेमेंट कर दो। इसके अलावा आपने कोई क्रॉस चेक लगा दे, कैश लगा लिया, तो उसकी आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडिचर तब अलाउड होगा अगर वो एक्सपेंडिचर एक दिन में आपने 10,000 रुपये से ज़्यादा नहीं किया। अलाउड होगा इन द सेंस वो आपकी एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट बनेगा, अब ना बने क्या जा रहा है तो उस पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, क्लियर ना। अब स्टूडेंट्स कुछ सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 की स्पेशल केसेस के बारे में मैंने यहाँ पे को ब्रीफ कर दिया है कि अगर ऐसा केस आया तो क्या होता है। अगर आपने असेट वो यूज कर रहे हो विच इज प्रीवियसली यूज फॉर एनी साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च में लेके गए थे असेट को, तो आपको भी पता है सेक्शन 35 की डिडक्शन ऑलरेडी क्लियर हो चुकी है, ठीक है। आप साइंटिफिक रिसर्च से निकाल के रेगुलर बिजनेस में डाल रहे हो तो इन दैट केस स्टूडेंट एक्चुअल कॉस्ट निल होगी। आप पहले ही फायदा ले चुके दोबारा मतलब एक्चुअल कॉस्ट निल होगी, मतलब मान लो असेट 10 लाख की सेल होती है तो एक्चुअल कॉस्ट निल 0, तो पूरे 10 लाख को कैपिटल गेन मारकर उस पर उसको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लो कोई स्टॉक है, ठीक है, पहले उसके पास स्टॉक था, बिजनेस का स्टॉक था, अब उसको कैपिटल एसेट बनाने का उसने, ठीक है। अब जब वो स्टूडेंट स्टॉक को कन्वर्ट किया गया कैपिटल एसेट में, तो किस डेट को आप कौन सी जो है उसकी एक्चुअल कॉस्ट मानोगे, तो वो फेयर मार्केट वैल्यू जो कि डेट ऑफ कन्वर्जन पर थी उसको हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे एज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। फिर असेट जो है वो एक्वायर करिए बाय गिफ्ट विल इनहेरिटेंस या कुछ पे आउट नहीं करा, सो इन दैट केस स्टूडेंट्स अगर गिफ्ट विल या इनहेरिटेंस में मिली है तो एक्चुअल कॉस्ट कितनी मानी जाएगी। मान लो कि मुझे किसी ने गिफ्ट करा 20 लाख रुपए की कोई असेट, ठीक है, उसको वो जो असेट है जब उसने खरीदी थी 15 लाख की पड़ी, तो 15 लाख माइनस जितना डेप्रिसिएशन ऑलरेडी उसको अलाउ हो गया, सपोज उसको 10,000 रुपये का डेप्रिसिएशन अलाउ था, तो 14,90,000 इसको मैं मानने की कॉस्ट ऑफ असेट की मुझे असेट 14,90,000 में पड़ी, ठीक है। असेट एक्वायर विद एन इंटेंशन, अगर मैंने कोई ऐसी असेट हमने खरीदी कि भाई हम तो ज़्यादा हायर डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे, तो ऐसे केसेस में स्टूडेंट्स क्या होता है, असेसिंग ऑफिसर जॉइंट कमिश्नर से अप्रूवल लेता है और फिर नॉर्मली वो जो असेसिंग ऑफिसर है एफएमबी को जो है फेयर मार्केट वैल्यू को बोलता है कि भाई इसको मान लो एक्चुअल कॉस्ट। अगर कोई असेट है वो री एक्विजिशन ऑफ असेट सोल्ड, सो इन दैट केस स्टूडेंट WDV जो है जो एट द टाइम ऑफ फर्स्ट सेल थी, या फिर जो जितने में उसने री एक्वायर किया था जो भी वैल्यू कम होगी उसको यहाँ पे लिया जाएगा, क्लियर है। यानी पहले असेट सेल करी, इसी को दोबारा खरीद लिया, भाई ये तो कुछ गड़बड़ कर रहे हो, अगर ऐसा कर रहे हो तो जो टाइम पर सेल किया था वो रिटर्न डाउन वैल्यू या जब आपने एक्वायर किया जो भी कम है उसको कॉस्ट मानो। मैम कम वाली तो क्यों, क्योंकि जितना कम उतना डेप्रिसिएशन कम, क्लियर ना। जितना अच्छा मैम डेप्रिसिएशन कम होने से फायदा क्या होगा, नुकसान होगा। जितना डेप्रिसिएशन कम होगा उतना प्रॉफिट ज़्यादा होगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर कम प्रॉफिट ज़्यादा, उतना ही हमें टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। एक पर्सन ने क्या किया, असेट परचेज करी, ठीक है, ए ने बी से असेट परचेज कर ली ए है, और फिर बी को ही इसको दोबारा लीज पर दे दिया, भाई साफ पता चल रहा है गड़बड़ धप्पेबाजी में। तो इन दैट केस स्टूडेंट WDV ऑफ द प्रीवियस ऑनर इस बी के पास जब ये असेट थी
तब उसके पास उसकी क्या WDP थी उसको यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एसेट मानेंगे, ठीक है। बिल्डिंग पहले पर्सनल पर्पज से यूज हो रही थी, अब उसको बिजनेस में ले आए हो, तो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस नॉशनल डेप्रिसिएशन। नॉशनल डेप्रिसिएशन मतलब मिला नहीं था, लेकिन मानो कि उस दिन जब मैंने परचेज करी थी till आज के डेट तक, करंट रेट तक, जो भी डेप्रिसिएशन रेट के अकॉर्डिंग कितना डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए, दैट विल बी एक्चुअल कॉस्ट। तो आप कोई कैपिटल एसेट है, अगर उसको स्टूडेंट होल्डिंग कंपनी ने 100% सब्सिडरी कंपनी या वाइस वर्सा ट्रांसफर किया, तो जो भी कॉस्ट या WDV ट्रांसफर कंपनी के लिए है, जो ट्रांसफर कर रहा है वो मानी जाएगी। अमलगमेटिंग कंपनी ने अमलगमेटेड कंपनी को ट्रांसफर किया, तो वही बात, ट्रांसफर कंपनी यानी अमलगमेटिंग कंपनी को जो कॉस्ट है WDV है। डीमर्ज कंपनी ने रिजल्टिंग कंपनी को दिया, ट्रांसफर को आया डीमर्ज, तो डीमर्ज की कॉस्ट है WDV। असेट जो मैं एक्वायर किया आउट ऑफ बोरोड फंड, तो मैंने अभी भी बताया था, जिस दिन तक वो असेट फर्स्ट पुट टू यूज होती है, जितना भी इंटरेस्ट है वो एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट पड़ेगा, ठीक है। कोई एक्साइज ड्यूटी पे करी थी, कस्टम ड्यूटी, GST, इनके केस में क्या करें? अगर तो आप इन पे ITC क्लेम कर रहे हो, ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट भी बनेगा, ITC क्लेम नहीं पूरा, तो एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट बनेगा। मैंने आपको GST में भी पढ़ाया है, या तो आपने जो भी एसेट खरीदी है उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करो या ITC, यू कैन टेक ओनली आइदर वन, ठीक है। गवर्नमेंट ग्रांट और सब्सिडी मिल रही है, अगर असेट से रिलेटेड है ना तो उसको माइनस करेंगे, जैसा ऊपर पड़ा था। असेट जो है ब्रॉट इनटू इंडिया बाय नॉन रेजिडेंट फॉर यूज इन हिज बिजनेस और प्रोफेशन। नॉन रेजिडेंट इंडिया में जो है अपने लिए कोई एसेट लेकर आ रहा है, तो क्या कर, तो जो अब उसकी बिजनेस और प्रोफेशन में यूज होगी, तो एक्चुअल कॉस्ट जितने में उसको पड़ी थी माइनस डेप्रिसिएशन। मान लो स्टूडेंट जिस दिन खरीदी थी तब से इंडिया में आज तक यूज ही हो रही होती, तो तब से लेके आज तक का जो डेप्रिसिएशन है वो माइनस कर। एक्चुअल कॉस्ट अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD। 35AD में एक्चुअल कॉस्ट जो है उसकी डिडक्शन मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद कैपिटल एसेट जो है उन्होंने ट्रांसफर कर दी किसी नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस को आफ्टर 8 ईयर्स फॉर द ईयर ऑफ एक्विजिशन। में क्या बोला था, 8 साल तक तो भी ट्रांसफर नहीं करनी, 8 साल के बाद कर रहे हो तो ठीक है, उसको डिडक्शन 100% मिल चुकी है, तो इन दैट केस एक्चुअल कॉस्ट शैल बी निल, क्योंकि हम ऑलरेडी डिडक्शन ले चुके, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स बाकी का जो हमारा पार्ट है, दैट इज सेक्शन 43 सबसेक्शन 60 की टैक्स फाइनेंशियल, उसके बाद सेक्शन 35AD स्लम से, वो सब मैं आपको करवाऊंगी PGPP का पार्ट, ठीक है। जितना भी PGPP बैलेंस है वो हम करेंगे हमारी कल की क्लास में। सो आई होप यू आर वेरी एक्साइटेड टू बी विद टुमारो। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो याद से कर देना। हैव अ ग्रेट डे।